हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे संसार में। दोस्तों, आपकी ही डिमांड पे मैं आज आपके लिए जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 का फुल वीडियो ले आया हूँ। जुजुत्सु काइसेन के टोटल 24 एपिसोड्स इसी एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे और एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। इस वीडियो का टारगेट मैं रखता हूँ ओनली 300 लाइक्स, और जो गोजो फैंस हैं वो तो अभी वीडियो को लाइक करो और कमेंट में JJK का अपना फेवरेट कैरेक्टर भी मुझे बताना। तो अब बिना देरी के अपने इंट्रो के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। जुजुत्सु काइसेन की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल के लड़के यूजी इतातोरी से, और ये बंदा अपने स्कूल में कल्ट क्लब का हिस्सा था, और ये वाला क्लब भूतिया एक्टिविटीज पर रिसर्च करने के लिए बनाया गया था। इसके साथ क्लब में इसके दो और मेंबर्स थे, सासाकी और युगीची, और ये आपस में मिलकर अनाप शनाप ऐसे भूतिया गेम खेलते रहते थे। मतलब अपने क्लब को लेके इनको कोई सीरियसनेस थी ही नहीं। और यूजी को उसके दादाजी ने पाल पोस के बड़ा किया था, और इस टाइम पे वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। उनकी हालत काफी खराब रहती थी, और कभी भी खाली समय मिलते ही यूजी उनसे मिलने जाया करता था। लेकिन इस बात से उसके दादाजी खुश नहीं थे। वो उससे कहते थे कि वो उनके पीछे अपना समय बर्बाद ना करे, क्योंकि हर एक मर्द इस दुनिया को स्वैग के साथ ही अलविदा करना चाहता है। और हमें कहानी में ये भी पता चलता है कि उसके दादाजी के ना ही कोई दोस्त है और ना ही रिश्तेदार जो कि उसके आखिरी समय में उनके साथ हो। और इस दुनिया को छोड़ने से पहले वो यूजी को एक इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं, वो ये कि वो अपनी ताकत की मदद से इस दुनिया में सारे बेबस लोगों की मदद करे, जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश करे, क्योंकि वो उनकी तरह अकेला ना मरे। और इसी मैसेज को देने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। यूजी को इस बात का ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो पहले से ही इसके लिए तैयार था। फिर वहीं पे थोड़ी देर बाद यूजी से मिलने एक जुजुत्सु सॉर्सरर आता है। जुजुत्सु सॉर्सरर्स वो होते हैं जो कि कर्स्ड एनर्जी पर काबू पाते हैं, और ये कर्स्ड एनर्जी लोगों के नेगेटिव इमोशन से पैदा होती है, जैसे क्रोध, डर, मोह, माया, ये सब, और शापित आत्माएं भी। और इस जुजुत्सु सॉर्सरर का नाम था मेगुमी फुशिगुरो। मेगुमी एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की तलाश में निकला था, और उसके हिसाब से ये कर्स्ड ऑब्जेक्ट यूजी के पास है। अभी के हजारों साल पहले रोमेन साकुना नाम का एक इविल सॉर्सरर हुआ करता था, और ये सबसे शक्तिशाली था। इसके मुकाबले का कोई नहीं था, और इसके मरने के बाद भी इसका अस्तित्व खत्म नहीं हुआ। इसकी आत्मा टोटल 20 उंगलियों में बंट गई, और एक एक उंगली बहुत ज्यादा कर्स्ड एनर्जी से भरी हुई है। और ऐसी ही एक उंगली को डब्बे में सील करके यूजी के स्कूल में रखा गया था, और यहाँ पे मेगुमी उसी बॉक्स को लेने आया है। यूजी बताता है कि उसको ये बॉक्स तो मिला था, पर उसने वो उंगली अपने दोस्तों को दे दी, जो कि भूतिया एक्टिविटीज पे रिसर्च करते हैं, उसके क्लब वाले दोस्त, और वो शायद आज रात को ही उसको खोल के देखने वाले हैं। ये सुनते ही मेगुमी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार वो उंगली खुल गई तो आसपास के जो भी कर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होके वहाँ पे आ जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसके दोस्त जिंदा नहीं बचने वाले। अब ये दोनों तुरंत ही स्कूल की ओर रवाना हो जाते हैं, और इधर उसके दो बेवकूफ दोस्त सासाकी और युगीची उस कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खोल लेते हैं, और उसमें से इविल सकुना की फिंगर बाहर आती है। और उस उंगली में इतनी ताकत थी कि वहाँ पे इतने कर्सेस आ गए कि वो कर्स्ड स्पिरिट्स अब उन पे अटैक करना स्टार्ट करती हैं। और इधर मेगुमी को भी स्कूल में एंटर करते ही एक कर्स से सामना करना पड़ता है, और वो अपनी कर्स टेक्निक का यूज करके दो डिवाइन डॉग्स को बुला लेता है। हर एक जुजुत्सु सॉर्सरर के पास अपनी यूनिक कर्स टेक्निक्स होती हैं, और मेगुमी की टेक्निक का नाम है 10 शैडोज, और ये अपनी इस टेक्निक की मदद से 10 तरह के शिकिगामी को समन कर सकता है। मेगुमी के डॉग्स उसको प्रोटेक्शन देते हुए उसके लिए रास्ता बनाते हैं, और यहाँ पे यूजी मेगुमी के कहने पर बाहर ही खड़ा था, क्योंकि अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर यूजी को अपने दादाजी की बात याद आती है, और वो अपने दोस्तों की मदद करने के बारे में सोचता है। और अंदर मेगुमी को उसके दोस्त मिलते हैं, जिनको एक कर्स्ड स्पिरिट निगलने की कोशिश कर रही थी, और वो उंगली यानी कर्स्ड ऑब्जेक्ट भी उन्हीं के पास था। मेगुमी समझ जाता है कि अब बात हाथ से निकल चुकी है, बहुत देरी हो चुकी है। लेकिन तभी कांच तोड़ के यूजी अंदर आता है, और अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ से उन कर्सिस को मार के अपने दोस्तों को बचा लेता है। दोस्तों, ये जो यूजी इतातोरी है, इसके अंदर आम लोगों के मुकाबले ज्यादा ताकत है, और अपनी जिंदगी में पहली बार यूजी का किसी स्पिरिट से सामना हुआ था, और इसने पहली बार ही किसी स्पिरिट को देखा भी था। यूजी उस फिंगर्स के बारे में पूछता है, जिस पर मेगुमी बताता है वो कर्स्ड एनर्जीज इस उंगली की तरफ इसीलिए आ रही थी क्योंकि
क्योंकि अगर एक बार वो इसको खा लेती हैं तो उनको बहुत ताकत मिलेगी। तभी अचानक से इनके ऊपर एक बहुत बड़ा कर्स अटैक कर देता है। ये सबसे बड़ा था और इससे लड़ने में तो मेगुमी की हालत भी खराब हो जाती है और वो कर्स मेगुमी को मार ही देता। इससे पहले ही यूजी इस फाइट में कूद पड़ता है और वो इस कर्स्ड स्पिरिट से लड़ने लगता है। यूजी के अंदर कमाल की ताकत थी, लेकिन भला बिना किसी कर्स टेक्निक से ये कर्स से कैसे जीत पाएगा। और इसीलिए जब ये कर्स इसको निगलने वाला था तो कोई रास्ता ना बचने पर यूजी सकुना की उंगलियों को निगलने का फैसला करता है जिससे उसकी ताकत बढ़ जाए। पर वो तो इस बात से बेखबर था कि ये फिंगर, ये कर्स एनर्जी इंसानों के लिए जहर है। यूजी उस उंगली को खा लेता है जिससे उसके अंदर बहुत ताकत आ जाती है, इतनी ताकत कि वो उस ताकत से एक ही झटके में उस कर्स्ड स्पिरिट को खत्म कर देता है। मेगुमी को लगा था कि अब यूजी नहीं बचने वाला, ये मर जाएगा, पर तभी उसके अंदर सकुना की आत्मा आ जाती है और उसके पास अब 4 आंखें थी और ये काफी रेयर है। सकुना यूजी की बॉडी में आके राहत की सांस ले रहा होता है और खुश होते हुए कहता है इस बार मैं इंसानियत का नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन तभी ना जाने कैसे यूजी अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है और यूजी की इस विल पावर को देख के सकुना भी हैरान था। लेकिन मेगुमी अब सकुना को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। वो डिसाइड करता है कि वो उसको मार देगा। फिर मेगुमी अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है जिस पर उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है और ये तो इतना पावरफुल है कि न सिर्फ यूजी बल्कि मेगुमी को भी मार डालेगा। लेकिन मेगुमी खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार था। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है उसके सेंसे सातोरू गोजो की और ये इस दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है क्योंकि उसके पास लिमिटलेस कर्स्ड एनर्जीज हैं। और गोजो इस बात से हैरान था कि सकुना की उंगलियां खाने के बाद भी यूजी कैसे जिंदा है और साथ ही वो अपने पूरे होशो हवास में भी है। और अब जुजुत्सु रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई इंसान कर्स्ड ऑब्जेक्ट को खा लेता है तो उसे तुरंत मरना होगा। लेकिन गोजो तो ये देखना चाहता था कि यूजी सकुना पे कंट्रोल कर सकता है कि नहीं, इसीलिए वो यूजी को सकुना के साथ स्विच करने को कहता है। वो कहता है बस 10 सेकंड के लिए तुम इसको बाहर लाओ। इस बात में खतरा तो था, पर गोजो कहता है चिंता मत करो, यहाँ पर वैसे भी मेरे से ज्यादा ताकतवर और कोई नहीं है। और इसके बाद सकुना गोजो पे हमला कर देता है। लेकिन गोजो तो अपने सुपर फास्ट स्पीड से उसके हर अटैक को डोज करे जा रहा था और थोड़ी देर बाद ही यूजी बड़े आराम से अपनी बॉडी पे कंट्रोल पा लेता है और इसके बाद गोजो उसे बेहोश कर देता है और मेगुमी को कहता है कि इसमें तो सकुना तक को कंट्रोल करने की ताकत है और ये कोई आम बात नहीं है। और अगले सीन में हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं जो कि जुजुत्सु सॉर्सरर का स्कूल है और गोजो ने भी यहीं से पढ़ाई की थी और इस स्कूल को मैनेज करने वाले लोगों को हायर अप कहा जाता है और ये लोग ही यहाँ पे नियम का निर्माण करते हैं। और उनको जैसे ही यूजी के बारे में पता चला उन्होंने तुरंत उसे मारने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन यहाँ पे गोजो ने रिक्वेस्ट करके उसकी मौत को टाल दिया है क्योंकि गोजो के पास उससे अलग और बेहतर आइडिया है। वो ये कि अगर वो यूजी को सारी उंगलियां खिला दे और फिर मार दे तो ऐसा करने से पूरी तरह से सकुना खत्म हो जाएगा क्योंकि वैसे भी इन उंगलियों को तो तबाह किया ही नहीं जा सकता। और अब यहाँ पे यूजी के सामने 2 रास्ते हैं, पहला या तो वो अभी मर जाए या दूसरा वो सकुना के साथ मरे। और यूजी गोजो के प्लान को एक्सेप्ट करता है क्योंकि इससे लोगों की मदद होगी, जैसा कि उसके दादाजी ने भी कहा था कि तुम लोगों की मदद करना और इस दुनिया में वही इकलौता ऐसा इंसान है जो कि सकुना का वैसल बन सकता है। और अगर वो समाज सेवा के ऐसे मौके को ठुकरा देता है तो उसे बहुत पछतावा होगा। तो इसीलिए अब वो सकुना की दूसरी उंगली भी खा लेता है। और अब यूजी के एडमिशन के लिए वो जुजुत्सु स्कूल जाते हैं जहाँ पे उसका इंटरव्यू प्रिंसिपल यागा लेते हैं और इंटरव्यू में पास होने के बाद उसे एडमिशन मिल जाता है। इस क्लास में सिर्फ 3 लोग थे, दूसरा मेगुमी और तीसरी नोबारा। नोबारा कोई पिछड़े गांव से आई है और टोक्यो जैसे इतने बड़े शहर में आना तो उसके लिए कोई सपने जैसा है। अब गोजो नोबारा और मेगुमी का टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी भूतिया बिल्डिंग में ले जाता है और हमारे यूजी भी इन्हीं की टीम में था। अंदर जाने पर यूजी और नोबारा अलग हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों में बिल्कुल नहीं बन रही थी और इसके अंदर एक कर्स भी था। यूजी अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एक टूल की मदद से एक कर्स को आराम से हरा देता है। कर्स्ड टूल ये कुछ ऐसे हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल कोई भी करके किसी भी कर्स को हरा सकता है, मार सकता है। और नोबारा के पास भी ऐसा ही एक कर्स टूल था, ये हैमर जैसा, जिससे वो एक डमी कर्स को मार देती है और 4th फ्लोर पे उसको एक लो लेवल की स्पिरिट मिलती है और उसने एक छोटे से बच्चे को अपना होस्टेज बनाया हुआ था। अब दोस्तों शहर में गाँव के मुकाबले कर्स एनर्जी ज्यादा होती है तो इसलिए यहाँ के कर्स भी कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट हैं। और ये कर्स जो था इसको ये पता था कि नोबारा को तो नहीं हरा सकता,
इसीलिए इसने इस छोटे से बच्चे को अपना होस्टेज बनाया और उस बच्चे को अपनी प्रोटेक्शन के लिए यूज करता है। तो उस बच्चे को बचाने के लिए नोबारा अपने हथियार डाल देती है। तभी वहाँ पे दीवार तोड़ के यूजी एंट्री मारता है। ये देख के स्पिरिट और नोबारा दोनों शॉक रहते हैं। यूजी उस बच्चे को बचाता है और नोबारा अपनी कर्स पावर का यूज करके उसको मार देती है। वो कर्स मर जाता है। इसके बाद नोबारा यूजी को थैंक्स करती है और हम नोबारा का थोड़ा पास्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है जब नोबारा छोटी थी तो उसके गांव में टोक्यो से एक फैमिली रहने आई थी, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोग उनको बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे और इसीलिए मजबूरी वश उनको दोबारा टोक्यो में वापस लौटना पड़ा। और उसी फैमिली की एक लड़की से नोबारा की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी और तभी से ही नोबारा को अपने गाँव से नफरत हो चुकी थी और टोक्यो आना उसके लिए एक सपने जैसा था। वो टोक्यो आना चाहती थी और इसीलिए वो यहाँ पे सॉर्सरर बन के आ गई। मतलब सोचो, टोक्यो घूमने के लिए उस लड़की ने अपनी जान दांव पे लगा दी, इसी सोच में कि शायद कभी उसकी मुलाकात उस लड़की से हो जाए। जुजुत्सु स्कूल का असिस्टेंट मैनेजर जिसका नाम है कियोटाका यूजी, मेगुमी और नोबारा को बहुत ही खतरनाक मिशन पे भेजता है और यहाँ पे इनका सामना एक स्पेशल ग्रेड कर्स से हो जाता है। सभी कर्सिस को ग्रेड्स में नापा जाता है। सबसे कमजोर स्पिरिट्स को ग्रेड 4 में रखा गया है और वहीं ग्रेड 1 में सबसे पावरफुल वाले आते हैं। लेकिन कुछ कर्सिस तो इतने ताकतवर होते हैं कि उनकी ताकत को नापा ही नहीं जा सकता और उन्हें स्पेशल ग्रेड कर्स में रखा जाता है। और इस वाले कर्स ने तो सकुना की एक उंगली भी खाई हुई थी और इसीलिए बहुत ताकतवर था, इतना ताकतवर ये मेगुमी का कर्स डिवाइन डॉग के टुकड़े कर देता है और ये यूजी का तो हाथ तक काट देता है। और इधर इनकी तीसरी मेंबर कुछ ऐसी जगह फंसी थी जहाँ पे इसके चारों ओर मांस उड़ रहे थे। अब यहाँ पे मेगुमी और यूजी दोनों ये बात समझ चुके थे कि उनके बस में नहीं है इसको हराना। तो यूजी सकुना से मदद मांगता है। सकुना कहता है कि अगर वो बाहर आया तो वो इसके दोस्तों को पहले मारेगा और इसीलिए यूजी मेगुमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो नोबारा को लेके यहाँ से चला जाए। उसकी बात को मानते हुए मेगुमी उसको बचाने के लिए निकल जाता है और नोबारा उस कर्स को मार मार के परेशान हो गई थी। तभी मेगुमी अपने एक शिकिगामी फ्रॉग को समन करके उसको बचा लेता है और यहाँ यूजी ने उस कर्स को हरा दिया था। और इसके बाद अब ये वहाँ से बाहर आते हैं और यहाँ पे नोबारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन मेगुमी यूजी के लिए यही रुकता है। बिल्डिंग के अंदर यूजी सकुना को अपनी बॉडी का कंट्रोल दे देता है, जिससे सकुना काफी आसानी से यूजी की बॉडी के अंदर से ही उस कर्स को काफी आसानी से मार देता है और उसके पास से अपनी एक उंगली भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन अब यूजी पहले की तरह अपनी बॉडी पर वापस वैसे कंट्रोल नहीं पा रहा था, यानी कि अब सकुना जो चाहे वो कर सकता है। उसकी बॉडी तो सकुना के कंट्रोल में है। अब सकुना पहले तो अचानक से मेगुमी के पास आ जाता है और अब सकुना यूजी की बॉडी से उसका दिल बाहर निकाल लेता है। अब ऐसे में अगर यूजी को होश भी आ जाता है, वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल भी पा लेता है, तो उसके पास उसका दिल ही नहीं रहेगा, तो वो तो वैसे ही मर जाएगा। और अब सकुना यहाँ पे अपनी एक और उंगली खा लेता है और अब तो इसकी पावर और भी बढ़ चुकी थी और यूजी का जो कटा हुआ हाथ था इसको सकुना अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक से ठीक कर देता है। और अब यहाँ पे सकुना और मेगुमी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और इस फाइट की वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रखा है और अभी आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा। और इस फाइट में क्या होगा, आपको क्या लगता है, क्या मेगुमी इतनी आसानी से जीतने वाला है? यहाँ पे सकुना मेगुमी की हालत खराब कर देता है। मेगुमी अपने स्नेक शिकिगामी को समन करता है, लेकिन सकुना तो उसको बीच से ही फाड़ देता है। उसका एक शिकिगामी भी चला गया और वो अब उसको कभी यूज नहीं कर पाएगा। इस लड़ाई के दौरान सकुना उसकी कर्स टेक्निक से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि उसकी 10 स्पेशल शैडो टेक्निक्स में इतना दम था कि वो अकेले ही उस स्पेशल ग्रेड वाले कर्स को मार सकता था। अब मेगुमी को एक बात तो पता थी कि वो उससे नहीं जीतने वाला, तो वो दोबारा अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था। वो दोबारा अपने सबसे पावरफुल शिकिगामी को बुलाने लगता है और ये शिकिगामी ना तो मेगुमी को छोड़ेगा और ना ही सकुना को। मेगुमी सकुना को बताता है कि उसने यूजी को इसीलिए बचाया था। उसके बचाने के पीछे की वजह यही थी कि वो लोगों को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था, वो लोगों की मदद करना चाहता था और इसीलिए वो अपने फैसले पे कभी भी नहीं पछताने वाला। और ये सारी बातें यूजी सुन लेता है और इन बातों का असर कुछ ऐसा होता है कि वो सकुना की बॉडी से अपने आप को छुड़ा लेता है और दोबारा अपनी बॉडी पे वापस कंट्रोल पा लेता है। लेकिन यूजी का दिल उसकी बॉडी से बाहर होने की वजह से वहीं पे यूजी की मौत हो जाती है।
लेकिन आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह मेन कैरेक्टर खत्म हो जाएगा? अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं आखिर कहानी में आगे क्या क्या होता है। जिसके बाद हम टोक्यो में एक बंदे के साथ 3 कर्स्ड स्पिरिट्स को भी देखते हैं और ये सकुना की उंगलियों के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये एक कैफे में जाते हैं और इन लोगों का मकसद इस दुनिया पे राज करना था और अपने इस मकसद को अंजाम देने के लिए इनको 2 काम करने थे। पहला, इनको अपने रास्ते से गोजो को हटाना था और दूसरा सकुना को अपनी ओर करना था। और इधर दूसरी तरफ हम गोजो को देखते हैं जो कि स्कूल के हॉस्पिटल में क्योटाका से मिलता है और यहाँ पे गोजो बहुत गुस्से में था क्योंकि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को स्पेशल ग्रेड से लड़ने भेजना ये कोई छोटी बात नहीं थी। असल में ये उनके हायर अप्स की चाल थी ताकि वो यूजी को मार सकें और इसीलिए गोजो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसीलिए गोजो अपने हायर अप्स को ही मारने का सोचने लगता है। लेकिन यूजी पूरी तरह से नहीं मरा था। हर सोर्सरर के माइंड में इन्नेट डोमेन नाम करके एक जगह होती है। तो अब यूजी की सोल सकुना के इन्नेट डोमेन में आ जाती है ताकि मरने से पहले वो सकुना से थोड़ी बातचीत कर सके। और यहाँ पे अब यूजी और सकुना की फाइट होती है और यहाँ पे सकुना की जीत होती है। तो सकुना यूजी के सामने एक डील करता है जिसमें वो यूजी के हार्ट को हील करके उसे वापस से जिंदा कर देगा। लेकिन इसके बदले में 2 कंडीशंस हैं। पहले कंडीशन ये कि वो जब भी चाहेगा तब यूजी की बॉडी पे कंट्रोल ले सकता है और टाइम लिमिट होगी सिर्फ 1 मिनट और उसे एक्सटेंशन वर्ड बोलना होगा। और दूसरी बात, यूजी को ऐसा कुछ याद नहीं रहेगा कि उनके बीच ऐसी कोई डील भी हुई थी। और यहाँ पे यूजी इस डील को मान जाता है लेकिन एक शर्त पे कि वो इन 60 सेकंड में किसी भी इंसान को हार्म नहीं करेगा और सकुना को भी इससे कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब वो दोनों आपस में एक बाइंडिंग वाउ लेते हैं और ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है और जिसे इन दोनों में से कोई भी नहीं तोड़ सकता। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पे क्योटाका गोजो से पूछता है कि वो टीचर क्यों बन गया। गोजो उसको समझाते हुए कहता है कि जुजुत्सु वर्ल्ड में करप्शन काफी ज्यादा है और रिजल्ट में हम यूजी का डेथ को देख सकते हैं। वो सारे हायर अप्स को तो मार सकता है लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा करने पे उनकी जगह कोई और आ जाएगा और मुझको फॉलो करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और इसी वजह से मैं फ्यूचर में होने वाले जुजुत्सु सॉर्सरर्स को टीच करना चाहता हूँ ताकि वो सही रास्ते पे चले। इसके बाद डॉक्टर सोको यूजी का पोस्टमार्टम करने ही वाली थी, तभी यूजी अचानक से उठ के बैठ जाता है और गोजो उसको देख के खुश हो जाता है। ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और गोजो डॉक्टर को ये बात किसी को बताने से मना कर देता है कि यूजी जिंदा है क्योंकि अगर ये खबर हायर अप्स के पास तक गई तो वो उसको मारने की दोबारा कोशिश करेंगे और जब तक उनको ये बात पता चलेगी कि यूजी जिंदा है तब तक तो गोजो उसको सही तरीके से ट्रेंड कर चुका होगा। इसके बाद गोजो यूजी को एक खुफिया बेसमेंट के अंदर लाता है और वहाँ पर उसे कर्स्ट एनर्जी को कंट्रोल करने का तरीका बताता है। ये कर्स्ट एनर्जी ये लोगों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से आती है लेकिन जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसको अपने हिसाब से कंट्रोल करना सीख लेते हैं। ये मैटर नहीं करता कि उस समय उनके इमोशंस चाहे जो हों। और इसके बाद गोजो उसको काफी सारी मूवीज की सीडी देता है और साथ ही उसको एक डॉल भी देता है। अब यूजी के लिए चैलेंज ये था कि उसको अब मूवी देखते देखते उस डॉल के अंदर कॉन्स्टेंटली बिना रुके नेगेटिव एनर्जी फ्लो करवानी है और अगर ऐसा नहीं होता तो वो डॉल उसे पंच करेगी। अब सोचो मूवी देखते देखते कोई ऐसा सीन आ गया जिससे वो एक्साइटेड हो जाता है या फिर कोई डरावना सीन, तो ऐसे में उसका ध्यान भटक सकता है तो उसी समय में उसको एक पंच लगेगा। और इसके बाद अब गोजो प्रिंसिपल से मीटिंग करने के लिए यहाँ से निकल जाता है लेकिन आधे रास्ते में ही उसे महसूस हो जाता है कि कोई ना कोई तो उसका पीछा कर रहा है। तो गोजो रास्ते में ही कार से उतर जाता है और कार को आगे भेज देता है और फिर गोजो कहता है यही सही समय है, हम अकेले हैं, आ जाओ। और तभी एक स्पेशल कर्स्ट स्पिरिट गोजो पे हमला करती है और ये जोगो था और इसी को तो हमने कैफे में उस बंदे के साथ देखा था। और ये कर्स्ट स्पिरिट गोजो पे वोल्केनो ब्लास्ट कर देता है और यहीं पे गोजो को तो कुछ नहीं होता और गोजो ने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसा कर्स देखा है जो कि बिल्कुल सही तरीके से बोल सकता है और इसकी एनर्जी सकुना से भी ज्यादा है। मतलब पूरे सकुना से ताकतवर नहीं, उसकी 2-4 उंगलियों के बराबर से ज्यादा ही मान लो। जोगो अपने सबसे पावरफुल अटैक्स गोजो पे यूज करता है। उसको एक गलत फहमी थी कि वो मर गया और सोचता है कि उसकी जीत हुई, लेकिन गोजो पीछे आता है और कहता है मैंने कहा था ना कि तुम्हें बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। और उसको अपने पास बुलाता है और बताता है कि उन दोनों के बीच एक इन्फिनिटी है। मतलब गोजो के पास एक इन्फिनिटी शील्ड है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जिससे वो बचा रहता है। और इसके बाद गोजो अपना अटैक स्टार्ट करता है और कर्स का हाथ पकड़ के उसको बहुत ज्यादा मारता पीटता है। और फाइट में हम देखते हैं कि कर्स को गोजो उठा के फेंक देता है और कर्स को ये बात पता चल चुकी थी कि अब वो गोजो को कभी नहीं मार पाएगा।
और यही बात तो उसको उसके साथी ने कही थी कि तुम आजमा के देख लो, लेकिन तुम उसको हरा नहीं पाओगे। तभी गोजो उसी बेसमेंट पे जाता है जहाँ पे यूजी ट्रेन हो रहा होता है। वो देखता है कि उसने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, तो अब वो यूजी को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करता है, क्योंकि वो उसे डोमेन एक्सपेंशन के बारे में सिखाना चाहता था। डोमेन एक्सपेंशन ये हम उस टेक्निक को कहते हैं जब कोई बहुत सारी कर्स्ट एनर्जी को यूज करके अपने इननेट डोमेन को असली दुनिया में ले आता है। और इससे होता है ये कि उनका दुश्मन इननेट डोमेन में फंस जाता है और उस पर करने वाले सारे अटैक्स भी जाके लगते हैं। जोगो ये सोचता है कि अब तो गोजो को हराना आसान होगा, क्योंकि उसने लड़ाई में अब यूजी को भी शामिल कर लिया है। लेकिन गोजो कहता है यो आइमो, मतलब कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। इससे कर्स को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक वोल्केनो की तरफ फट जाता है। अब गोजो को हराने के लिए कर्स के पास एक ही रास्ता बचा था, इसलिए वो अपना इननेट डोमेन एक्सपेंशन कर देता है, जिसमें गोजो और यूजी अब दोनों फंस चुके थे। गोजो यूजी को बताता है कि डोमेन एक्सपेंशन के अंदर यूजर की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है, और जो वो कर्स था उसको इस बात का यकीन था कि उसके डोमेन एक्सपेंशन के अंदर गोजो की इन्फिनिटी शील्ड काम नहीं करेगी। और अब गोजो यूजी को इननेट डोमेन एक्सपेंशन के अंदर जीतने का सबसे आसान तरीका बताता है, वो ये कि वो अपना खुद का ही डोमेन बना ले, और जिसका डोमेन ज्यादा ताकतवर होता है वो दूसरे के डोमेन को खत्म कर देता है। गोजो अब अपने आंखों की पट्टी को हटाकर खुद का डोमेन एक्सपेंशन करता है, और अब ये कर्स काफी आसानी से हार जाता है, और गोजो इसकी गर्दन उखाड़ के डोमेन से बाहर ले आता है। अब गोजो यहाँ पे उसको चाहता तो बड़ी आसानी से मार सकता था, लेकिन वो ये जानना चाहता था कि इस कर्स को आखिर भेजा किसने है। तो दोस्तों अब हम जोगो के बाकी ग्रुप्स के बारे में भी जान लेते हैं, जिनमें है हनामी, जो कि लोगों के जंगल के लिए डर से पैदा हुआ है, और इसकी टेक्निक में ये जंगल की चीजें जैसे फूल बनाता रहता है। और दूसरा मेंबर है डैगोन, और ये लोगों के समुद्र के डर से पैदा हुआ है, और इसका डोमेन एक्सपेंशन है बीच। और इसके बाद है महितो, और इनका ग्रुप लीडर है महितो, जो कि लोगों की आपस में नफरत की वजह से पैदा हुआ था। आखिरकार ये सारे कर्सिस लोगों के नेगेटिव इमोशंस की वजह से ही तो पैदा होते हैं, और अपनी टेक्निक की मदद से ये लोगों की सोल को काफी खतरनाक तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। और इस टीम का आखिरी मेंबर है गेतो, और ये एक इंसान है, और ये एक जुजुत्सु सॉर्सरर है। और गेतो तो एक टाइम पे गोजो का काफी बेस्ट फ्रेंड भी हुआ करता था। अगर सीजन 1 के बाद आपको सीजन 2 देखना हो तो सीजन 2 की भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे रखी है, पर एपिसोड वाइज। सीजन 2 के एपिसोड 1 के लिए लिंक आपको अभी आई बटन पे दिख रहा होगा, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, चेक जरूर करना। और अभी फिलहाल सबको लगता है कि गोजो की मौत हो चुकी है, और इधर दूर से ही गेतो और हनामी जोगो की फाइट देख रहे होते हैं, और हनामी जोगो की मदद करने के लिए डिसाइड करता है। वो अपनी टेक्निक से वहाँ पे बड़ा सा फूलों का बगीचा बना देता है, जिससे यूजी और गोजो दोनों ही डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी बीच मौका पाते ही जल्द से जल्द हनामी उसका सर उठा के ले जाता है, और अब ये लोग अपने इलाके में आते हैं, जो कि एक इननेट डोमेन है। और इन लोगों को एक बात तो समझ आ गई थी कि अपने आप से कभी भी गोजो को नहीं हरा सकते, और गेतो तो पहले से ही इनको ये बात कह रहा था, लेकिन उसके पास एक प्लान था कि क्यों ना गोजो को प्राइजन रेल में कैद कर दें, जो कि एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है, जो कि अपने टारगेट को दूसरे डायमेंशन में ही कैद कर देता है। पर इसके लिए उनको 31 अक्टूबर तक वेट करना होगा। और इधर गोजो इस बात से हैरान था कि आखिर ये कर्सिस एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे हैं। फिर गोजो यूजी से कहता है कि वो उसको काफी कड़ी ट्रेनिंग देगा, जिससे वो आने वाले गुडविल इवेंट के लिए तैयार हो सके। पर गोजो ने तो अभी तक इसको इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। कुछ महीने अब बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि यूजी अब कर्स्ट एनर्जी को यूज करना सीख चुका था, और अब उसका टेस्ट भी तो करना था। तो टेस्ट के लिए गोजो यूजी को नानामी के साथ भेजता है। नानामी ग्रेड 1 का सॉर्सरर है, और वो कुछ उन गिने चुने लोगों में से है जिन पे गोजो भरोसा कर सकता है। पर ये बंदा कभी किसी से सही तरीके से बात तक नहीं करता। अब ये दोनों एक क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ पर सिनेमा हॉल के अंदर 3 स्टूडेंट्स का मर्डर कर दिया गया था। उनके शरीर काफी बुरी तरीके से तोड़े मरोड़े गए थे। मतलब समझे आप, इसके पीछे जरूर किसी कर्स्ड स्पिरिट का साया था। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नानामी को 2 चीजें पता चलती है। पहली कि यहाँ पे क्राइम के दौरान जुनपी नाम का एक विटनेस भी मौजूद था, और दूसरा कि किलर्स ने जानबूझ के मर्डर्स की निशानी को छोड़ रखा था। शायद वो खुद ही चाहता था कि कोई ना कोई उसको ढूंढ ले, और उन क्लूज का पीछा करते करते नानामी एक सीवर तक पहुंचता है, और वहां पे उसकी मुलाकात माहितो से होती है, और इसी ने तो उन 3 बच्चों को मारा था।
महितो अपनी कर्स टेक्निक से लोगों पे एक्सपेरिमेंट करता रहता है और वो इंसानों के शरीर को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकता है। और नानामी को यहाँ पे पीछे बुलाने की भी वजह यही थी कि वो ये पता करना चाहता था कि क्या वो जुजुत्सु सॉर्सरर को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है या नहीं, क्योंकि बात ये है कि जिनको भी वो ट्रांसफॉर्म करता है वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहते। और महितो की ये काबिलियत भी है कि वो अपने शरीर को भी चेंज कर सकता है। अब यहाँ पे इन दोनों में फाइट होती है और नानामी की ये स्पेशल एबिलिटी थी कि वो जल्द से जल्द अपने दुश्मन का वीक पॉइंट फाइंड करके उस पर अटैक कर सकता था। लेकिन इन दोनों की फाइट में तो कोई जीतता ही नहीं, क्योंकि महितो मलबे के अंदर दब जाता है और नानामी को वहाँ से भागना पड़ता है। और ठीक इसी समय पे यूजी को उस विटनेस से पूछताछ के लिए भेजा गया था और यहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लड़का जुनपी भी कर्सिस को देख सकता है और सिनेमा हॉल में उन 3 लड़कों का मर्डर भी इसकी आंखों के सामने हुआ था। लेकिन जुनपी को इस बात का कोई अफसोस नहीं था और वो तीनों लड़के उसी के स्कूल में पढ़ा करते थे और उसे रोज बुली किया करते थे, उसे बहुत मारा पीटा करते थे। उन्होंने जुनपी की लाइफ बदतर कर दी थी। और मर्डर के बाद महितो की मुलाकात उसी लड़के से होती है क्योंकि वो उसके काम आ सकता है, क्योंकि असल में इनका गोल था सकुना को अपनी तरफ करना और इसीलिए महितो चाहता था कि जुनपी यूजी से दोस्ती कर ले और जब उनमें दोस्ती हो ही जाएगी तो वो आपस में बातचीत भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब पूछताछ के लिए यूजी जुनपी के पास आता है तो वो उसे दोस्ती कर लेता है। और भाई इन दोनों को मूवीज का काफी शौक था जैसे आपको एनिमे का है, इसीलिए इन दोनों में काफी जल्दी दोस्ती हो जाती है और इनमें इतनी अच्छी दोस्ती हो जाती है कि जुनपी की मॉम यूजी को डिनर के लिए इनवाइट करती है और ये सारा मामला होते हुए दूर कहीं से गेतो देख रहा होता है और इसके बाद वो महितो के पास जाता है और ये बंदा मलबे के अंदर कुचले जाने के बाद भी जिंदा था। अब यहाँ पे वो और महितो एक खिचड़ी पकाते हैं कि वो कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि मजबूरी में यूजी को सकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल देना पड़ेगा और इस एहसान के बदले सकुना तो जरूर उनके ग्रुप में शामिल हो ही जाएगा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि सकुना ऐसा करेगा? अब अगले दिन वो यही करते हैं, जुनपी बुली पे अटैक कर देता है। यूजी यहाँ पे आके उसको समझाता है। जुनपी को इस बात का एहसास होता है कि असल में वो गलत कर रहा था। तभी महितो यहाँ पे आके उस लड़के को भद्दे से जीव में परिवर्तित कर देता है और ये सब उसके दोस्त यूजी की आंखों के सामने हो रहा था और यूजी बेबस था, वो अपने दोस्त को नॉर्मल फॉर्म में नहीं ला सकता था। वो सकुना से मदद मांगता है और बदले में वो सकुना को अपनी बॉडी का पूरा कंट्रोल दे देगा। यहाँ पे सब कुछ महितो के प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन सकुना यहाँ पे इस डील को इनकार कर देता है क्योंकि इसका पहला रीजन तो ये था कि सकुना को यूजी को ऐसे तड़पते हुए देखने में ज्यादा मजा आ रहा था और दूसरा रीजन ये है कि उन्होंने तो पहले ही एक डील कर रखी है जिससे सकुना की तो मन मर्जी है, जब चाहे तब वो बाहर आ सकता है। पर यहाँ पे यूजी को थोड़ी ना वो डील याद होगी। और तीसरा रीजन ये है कि सकुना को भी नहीं मालूम कि क्या वो अपने रिवर्स कर्स टेक्निक से जुनपी को ठीक कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि महितो ने तो उसकी सोल को ही डिफॉर्म कर दिया था और यही कारण था जिसकी वजह से सकुना यूजी की हेल्प नहीं करता और इसी कारण से जुनपी की वहीं पे मौत हो जाती है, वो वहीं पे दम तोड़ देता है। और ऐसे अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरते देख यूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अब उसको महितो से बदला लेना था। तो अब उन दोनों में बड़ी खतरनाक वाली फाइट होने लगती है और इनकी फाइट में हमें 2 चीजें पता चलती है। पहला कि यूजी के शरीर के अंदर 2 सोल्स मौजूद है, तो महितो की टेक्निक का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता और वो खुद महितो की सोल को ही चोट पहुंचा सकता है। और तभी फाइट में एंट्री होती है नानामी की। अब यूजी और नानामी ये दोनों महितो पे भारी पड़ रहे थे, इतना ज्यादा कि अब महितो तो बस मरने ही वाला था, लेकिन अपने सामने मौत को देखते हुए उसके अंदर एक पावर सी जग जाती है और अपनी जान बचाने की चाह में वो पहली बार अपना डोमेन एक्सपेंशन एक्टिवेट करता है। और इस बैरियर का ये फायदा था कि वो अंदर फंसे दुश्मन की सोल को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है और वो अपने इस बैरियर में सिर्फ नानामी को ही फंसाता है, क्योंकि यूजी के अंदर तो 2 सोल्स है, तो पता नहीं इसके अंदर डोमेन का कुछ असर हो भी या नहीं। महितो नानामी को जान से मारने ही वाला था, लेकिन तभी ये देख के उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका बैरियर तोड़ के यूजी अंदर आ चुका है और इसी के साथ महितो के डोमेन का कांटेक्ट सकुना से हो जाता है। सकुना वो है जो कि सभी कर्सिस पे राज करता है, वो सभी श्रापों पे राज करने वाला है। वो किसी की नहीं सुनता, वो कभी किसी की नहीं सुनता, वो हमेशा वो ही करता है जो उसके मन में आता है। तो सकुना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि उसने उसकी बिना परमिशन के सकुना की सोल को छुआ और सकुना को खुद के और मेगुमी के अलावा किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए सकुना महितो का डोमेन ही डिस्ट्रॉय कर देता है। अब महितो यहाँ पे बेबस लाचार था, वो कुछ नहीं कर सकता था
तो वो यहाँ से भागने का प्लान करता है और वो ऐसा ही करता है। वो वहाँ से भागता है। नानामी उसको पकड़ने की कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकाम रहता है। और दूसरी तरफ सीन में हम देखते हैं कि नोबारा और मेगुमी स्कूल के गुडविल इवेंट की तैयारी में लगे थे। हर साल टोक्यो और क्योटो स्कूल के बीच में फ्रेंडली कंपटीशन होता है और अब इस इवेंट का समय नजदीक आ चुका था। टोक्यो टीम में नोबारा और मेगुमी के अलावा 3 और स्टूडेंट्स हैं और ये सेकंड ईयर्स हैं। इनमें इस लड़की का नाम है माकी जेनिन और ये एक जेनिन ब्लड लाइन की मेंबर है और इसको इसके फैमिली वाले फेलियर मानते हैं क्योंकि ये हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुई थी, यानी कि माकी के अंदर कोई भी कर्स्ट एनर्जी नहीं है लेकिन इसके बदले में उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिली हुई है, बिल्कुल यूजी के लेवल की। वैसे तो इसके क्लैन का इस दुनिया में काफी ऊंचा ओहदा है और इसको कर्सिस को देखने के लिए चश्मे पहनने पड़ते हैं और इसके सॉर्सरर बनने की पीछे की वजह ये है कि अपनी फैमिली को गलत साबित कर सके कि वो कोई फेलियर नहीं है। और अगला स्टूडेंट है ये पांडा और ये एक कस्ट कॉप्स है। कस्ट कॉप्स ये हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसमें कस्ट एनर्जी डाल के उसको जिंदा किया जाता है, लेकिन ये कस्ट ऑब्जेक्ट तब तक ही जिंदा रहते हैं जब तक इनको बाहर से कस्ट एनर्जी लगातार मिलती रहे। लेकिन यहाँ पे इस गोलू मोलू से पांडा की बात अलग है क्योंकि ये तो अपने अंदर ही कस्ट एनर्जी को जेनरेट कर सकता है और इंसान भी ऐसा ही करते हैं, उनके अंदर भी ऐसा ही होता है। और इस पांडा को प्रिंसिपल यागा ने बनाया था और ये स्टूडेंट है टोगे और इसकी टेक्निक है कस्ट स्पीच जो कि अपनी आवाज से ही अटैक कर सकता है और ये सिर्फ राइस बॉल के इंग्रेडिएंट्स में ही बात करता है क्योंकि अगर ये आम लोगों की तरह बात करे तो इससे उसके दोस्तों को भी चोट लग सकती है। और ये सब है इनके स्टूडेंट्स जो कि हैं क्योटो स्कूल से। यहाँ पे इस लड़की का नाम है माई जेनिन और पता है ये माकी की जुड़वा बहन है और इन दोनों में तो हमेशा अनबन रहती ही है। और दूसरा स्टूडेंट है टोडो और ये क्योटो का सबसे ताकतवर स्टूडेंट है और लड़ाई करना ही इसकी हॉबी है। पहली मुलाकात में ही इसने मेगुमी से पूछा था कि उसको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं और मेगुमी का जवाब पसंद आने पर उसने उसकी धुलाई कर दी थी। और इनकी ओपोनेंट टीम का अगला मेंबर है मेकामारू और ये एक रोबोट है और इस रोबोट को एक जिंदा इंसान कंट्रोल करता है और ये भी माकी की तरह हेवनली रेस्ट्रिक्शन में पैदा हुआ था। अपने शरीर से तो ये काफी कमजोर है लेकिन अपनी कर्स एनर्जी से काफी दूर तक के पपेट्स को कंट्रोल कर सकता है। और ये बाकी के स्टूडेंट्स हैं कैमू, मीवा और मोमो और ये सभी यहाँ पे मैच में अपने लीडर लोरी के साथ आए हैं। अब गोजो यहाँ पे एक डिब्बा लेके आता है और काफी ड्रामा करते हुए ये रिवील करता है कि यूजी अभी जिंदा है और इन लोगों के लिए तो यूजी 2 महीने पहले ही मर गया था और उसके मरने का शौक वोक भी मना लिया था बहुत ज्यादा। तो अब उसको जिंदा देख के क्या रिएक्शन दे ये उनको समझ नहीं आ रहा था, पर अपनी टीम का मेंबर होने के नाते और अपना दोस्त होने के नाते अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश थे। और यूजी को तो ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि उसके लौटने पर कोई भी खुशी नहीं था, खास करे पीछे वाला बुढ़ा जिसका नाम है गाकू कांजी जो कि क्योटो स्कूल का प्रिंसिपल है और ये उन हायरअप्स में से था जिन्होंने यूजी को मरवाने का प्लान बनवाया था। और जब उसे इस बात का पता चलता है कि अभी यूजी जिंदा है तो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग करता है और उनको कहता है कि वो इवेंट के दौरान यूजी को जान से मार दें। ऐसा करने से सबको यही लगेगा कि ये बस एक एक्सीडेंट था। पहले दिन में एक टीम बैटल होगा जिसमें जो भी टीम सबसे पहले एक सेकंड ग्रेड के कर्स को मार देगी वो टीम ही विजेता होगी और साथ ही यहाँ पे लो लेवल वाले कर्सिस को भी छोड़ा जाएगा और ये लोग एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी दे सकते हैं, बस किसी को जान से नहीं मारना। और जैसे ही बैटल शुरू होती है इन सबका रास्ता टोडो रोक लेता है, बाकी लोगों को रास्ता मिले सब आगे जा सके इसलिए सबसे पहले यूजी उस पे अटैक करता है। अब ये बंदा टोडो यूजी को मारने पीटने के बाद उससे वही सवाल पूछता है कि उसको किस तरह की लड़कियां पसंद हैं। यूजी उसे बताता है कि उसे बड़े एस वाली लंबी लड़कियां पसंद हैं जैसे जेनिफर लॉरेंस। ये जवाब सुनते ही टोडो की आंखों से आंसू आ जाते हैं क्योंकि उन दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम था और इसीलिए उसी वक्त टोडो यूजी को अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेता है। और अब प्लान के अकॉर्डिंग बाकी ओपोनेंट मेंबर्स भी यूजी को जान से मारने आते हैं, लेकिन यहाँ पर टोडो उन सबको भगा देता है क्योंकि वो अकेले ही यूजी से लड़ना चाहता था और यूजी से लड़ते लड़ते उसके लिए उसकी आंखों में इज्जत और भी बढ़ जाती है और साथ ही वो तो यूजी को कर्स एनर्जी भी सही तरीके से यूज करना सिखाता है। और अगली तरफ पांडा और मेकामारू की लड़ाई होती है। मेकामारू को तो पांडा अपने गोरिल्ला मोड में आके बड़े आराम से हरा देता है। माकी मीवा को हरा देती है, नोबारा मोमो पे जीत हासिल करती है, माई नोबारा को हराती है और माई को फिर माकी हरा देती है और मेगुमी वो कैमो के साथ लड़ाई करता है। कैमो जो कि क्लैन का वारिस है
वो लड़ाई के दौरान बार बार उससे कहता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। मेगुमी जब 11 साल का था उस टाइम पे उसके फादर गुमशुदा हो गए थे और तभी से ही गोजो ने ही मेगुमी का ख्याल रखा था, उसको पाला पोसा था। और मेगुमी के फादर वो जैनिन क्लैन से बिलोंग करते थे, मतलब कि मेगुमी भी जैनिन क्लैन का मेंबर है। मेगुमी अपने ओपोनेंट यानी इसको हराने के लिए अपने एलिफेंट और ईगल इन दोनों शिकिगामी का यूज करता है, लेकिन इन दोनों की लड़ाई हो ही रही होती है तभी इनके ऊपर कोई दूसरा कर्स अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महितो भी यहाँ पे घुसपैठ कर बैठा था इसी स्कूल में। उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि सकुना बहुत ज्यादा घमंडी और पावरफुल है। भले ही वो उनकी टीम ज्वाइन करे या ना करे, लेकिन वो उसको जिंदा करना चाहते थे क्योंकि उनके हिसाब से वो अकेला ही कर्सिस का साम्राज्य खड़ा कर सकता है। उसे यूं ही नहीं कर्सिस पे राज करने वाला कहते हैं। जुजुत्सु हाई इसी स्कूल में सकुना की 6 उंगलियां छुपी हुई हैं और अभी तक हमने कहानी में देखा कि यूजी ने एक बार में एक ही उंगली खाई है, लेकिन 6 उंगलियां एक बार में खाने के बाद शायद वो अपनी बॉडी से कंट्रोल खो बैठेगा। और गेतो का प्लान था कि वो किसी तरह स्कूल से 6 उंगलियां चुरा ले और फिर 31 अक्टूबर को वो गोजो को प्राइजन में बंद भी कर देंगे और सकुना को जिंदा भी। और स्कूल में 1000 साल की सॉर्सरर भी है और वो ही जानते हैं कि सकुना की और उंगलियां और बाकी कस्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखे हुए हैं। लेकिन गेतो ने उसके बारे में भी प्लान कर लिया था। उसके पास पहले से ही एक उंगली थी जिसे उसने जुनपी के मॉम वाले क्राइम सीन की जगह पे छोड़ दिया था और स्कूल ने उस फिंगर को बाकी फिंगर्स के साथ रख दिया। लेकिन वो लोग इस बात से बेखबर थे कि गेतो ने उस फिंगर में एक ट्रैकर लगाया हुआ था जिसमें कर्स एनर्जी थी महितो की। मतलब कि महितो बड़े आराम से ये पता लगा सकता है कि वो कर्स एनर्जी कहाँ पर है और अब बाकी सबका ध्यान भटकाने के लिए हनामी स्टूडेंट्स पे हमला कर देता है। मेगुमी, केमो और इनुमाकी ये तीनों मिलकर भी हनामी का कुछ नहीं बिगाड़ पाते और इसके बाद इनकी मदद के लिए माकी भी आ जाती है और वो अपने साथ कुछ स्पेशल ग्रेड्स वाले टूल्स को भी लाई थी। पर तभी ये हनामी से तो नहीं जीत पा रहे थे। तब यहाँ पे टोडो और यूजी स्वैग वाली एंट्री करते हैं और यहीं पे रिवील होती है टोडो की कर्स टेक्निक। टोडो अपने हाथ से ताली बजाकर किसी को भी अपनी जगह स्विच कर सकता है, यूजी के साथ भी और हनामी के साथ भी। तो इसी टेक्निक का यूज करके यूजी और ये टोडो मिलके उसको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। हनामी का तो दिमाग खराब हो जाता है और वहाँ पे इसकी बहुत ज्यादा पिटाई होती है और यूजी ने इसी बीच टोडो की मदद से ब्लैक फ्लैश वाला अटैक करना भी सीख लिया था और ये अटैक काफी कम सॉर्सरर कर पाते हैं और इससे फायदा होता है अटैक के पावर की डबल होने का। और अब मारपीट में हनामी की हालत इतनी बेकार हो गई थी कि अब वो अपना डोमेन एक्सपेंशन करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे गोजो की एंट्री होती है। तो अब हम जानते हैं कि अब तक गोजो कहाँ था। हमला करने से पहले इन कर्सिस ने बैटल अरीना के आसपास एक बैरियर भी बना दिया था और ये बैरियर कुछ इस तरह का था कि और लोगों को अंदर जाने की परमिशन देता था सिवाय गोजो के। और इस बैरियर टेक्निक को हम कर्टेन के नाम से जानते हैं और हर एक बैरियर के अपने अपने अलग अलग नियम हो सकते हैं। जैसे कि इसका सिर्फ एक नियम है, गोजो को बाहर रखना। अंदर लोरी और गाकू कांजी जाते हैं जहाँ पे उन्हें कर्स यूजर मिलता है। अब यहाँ पे गाकू कांजी अपना गिटार निकाल के उससे लड़ने लगता है और किसी कारण से वो बैरियर हट जाता है और अब गोजो आसमान में उड़ के दोनों दुश्मनों को देखने लगता है। सबसे पहले तो वो उस कर्स यूजर के हाथ पैर तोड़ देता है ताकि वो बाद में उससे पूछताछ कर सके और इसके बाद हनामी को मारने के लिए वो बहुत बड़ा सा लॉन्ग रेंज अटैक करता है और इस टेक्निक का नाम था होलो टेक्निक पर्पल। और ये अटैक इतना बड़ा था कि किसी को पता तक नहीं चला कि हनामी मारा गया या फिर भाग गया, आखिर उसका हुआ क्या, लेकिन असल में वो जिंदा बच निकला था। और इन्हीं सबके बीच मौका पाके महितो बीच में चोरी कर लेता है। उसने सकुना की 6 की 6 उंगलियां तो चुराई, साथ ही उसने 3 कर्स्ट पेंटिंग्स भी चुराई। अब इतना सब होने के बाद गोजो को एक बात तो समझ आ गई थी कि इनके बीच कोई न कोई जासूस छुपा हुआ है और वो एक इंसान ही कर्सिस को सारी इन्फॉर्मेशन देने का काम कर रहा है। और इसी के बीच इनका गुडविल इवेंट भी लगभग कैंसिल ही होने वाला था, लेकिन सबको टोडो मना लेता है कि नहीं, सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। और अगले दिन ये सब मिलके बेसबॉल मैच करते हैं। ये आइडिया गोजो का होता है और इसमें जीत यूजी की टीम की होती है। लेकिन हायरप्स तो अभी भी यूजी की जान के पीछे पड़े थे, लेकिन प्रिंसिपल उनको कन्विंस कर लेता है कि वो अब यूजी का पीछा ना करें। यूजी एक टैलेंटेड पर्सन है और वो फ्यूचर में लोगों की मदद कर सकता है। अब लगभग कहानी में 1 हफ्ते बीत जाते हैं और मेगुमी, यूजी और नोबारा को एक नए मिशन पे भेजा जाता है। असल में हुआ ये था कि 4 लोगों की बड़े रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी
और ये चारों एक ही मिडिल स्कूल में क्लासमेट हुआ करते थे। जब ये चारों इस मिडिल स्कूल में इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो इनको पता चलता है कि मेगुमी भी असल में यहीं पे पढ़ा करता था और यहाँ पे ज्यादातर लोगों से अभी भी उसकी पहचान है। और स्कूल से ही इन्हें पता चलता है कि स्कूल के पास ही एक भूतिया ब्रिज है और अभी के 20 साल पहले यही 4 स्टूडेंट्स वहाँ पे बेहोश पाए गए थे और होश आने पे उनको कुछ भी याद नहीं था कि असल में उनके साथ क्या हुआ और वो वहाँ पे कैसे पहुँचे। और अभी के 20 साल बाद इन्हीं चारों की मौत हो गई। मतलब कि जो लोग अभी के 20 साल पहले उस ब्रिज पे गए थे उनकी मौत अब हो रही है। और इनकी मुलाकात यहाँ पे मेगुमी की पुरानी क्लासमेट फुजिनुमा भी मिलती है, जो कि उन्हें बताती है कि उस समय वो भी उस ब्रिज पे गई थी और उस समय उसके साथ मेगुमी की सिस्टर भी थी और उसको कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है लगभग पिछले हफ्ते से। मतलब कि बहुत जल्द मेगुमी की बहन और ये लड़की उस कर्स के हाथों मारी जाएगी और इसीलिए ही मेगुमी जल्द से जल्द उस कर्स को मारना चाहता था। और उसी रात को ये तीनों ब्रिज में आके बैरियर के अंदर एंटर करते हैं और वहाँ पे उनका सामना एक अजीब से मॉन्स्टर से होता है और ये यूजी और नोबारा को बैरियर से बाहर ले जाता है। और अब मेगुमी के सामने वो कर्स आता है और इसी को मारने के लिए वो यहाँ पे आए थे। और इस कर्स ने काफी समय पहले सकुना की एक उंगली को निगला था। उस समय उसके फिंगर्स इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन जब यूजी ने उसके एक फिंगर को खाके सकुना की सोल को जगाया था तभी से उसकी बाकी फिंगर्स भी एक्टिवेट हो गई। और इसलिए पहले तो ये शांत था, लेकिन अब जाके ये स्टूडेंट्स को मार रहा है और ये स्पिरिट काफी ज्यादा ताकतवर है, इससे जीतना लगभग नामुमकिन सा है। और इसीलिए मेगुमी एक बार फिर से अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे सकुना और गोजू की कही हुई बातें याद आ जाती है। सकुना, उसने ये कहा था कि मेगुमी के अंदर इतनी ताकत है कि वो एक स्पेशल ग्रेड कर्स को मार सकता है। और गोजो ने भी उसे ये बात समझाई थी कि उसको दूसरों की चिंता छोड़ के खुद की पावर पे ध्यान देना चाहिए, ऐसा करना बेहतर होगा। और इसीलिए इस फाइट में मेगुमी अपनी पूरी जान लगा देता है और ये अपना डोमेन एक्सपेंशन करता है। और आपको पता है सिर्फ हाई लेवल के सॉर्सरर ही ऐसा कर सकते हैं और इसीलिए मेगुमी का डोमेन कंप्लीट नहीं था। और इस डोमेन के अंदर मेगुमी अपने और अपने शिकिगामी के क्लोन्स बना सकता है, जिससे कर्स काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है और उसे दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और अंत में मेगुमी का डिवाइन डॉग उस कर्स की जान ले लेता है और साथ ही वो उस कर्स के अंदर से सकुना के फिंगर्स को भी बाहर निकाल लेता है। मतलब कि अब उसकी बहन और उसकी क्लासमेट उनको अब इस कर्स से कोई खतरा नहीं है। लेकिन मेगुमी की बहन पे पहले से ही एक और कर्स लगा हुआ था और इसी के कारण वह अभी कोमा में है। और कुछ ही दूरी पे यूजी और नोबारा उस मॉन्स्टर और उसके बड़े भाई से लड़ते हैं। बात करें अभी के लगभग 150 साल पहले की तो एक बहुत ही इविल सॉर्सरर हुआ करता था और ये काफी ज्यादा घिनौने एक्सपेरिमेंट्स किया करता था। और ये अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसा करता है कि कुछ 9 क्रिएचर्स पैदा करता है जिनके आधे शरीर तो इंसान के थे और आधे कर्स के। और इन्हें ही हम डेथ पेंटिंग के नाम से जानते हैं, जिन 3 पेंटिंग्स की चोरी हो चुकी है और ये सभी जुजुत्सु हाई में ही रखे हुए थे। लेकिन महितो ने इसमें से 3 को चुरा लिया था और गेतो की मदद से उन तीनों को नए शरीर में डाल दिया था। और ये तीनों एक दूसरे को भाई मानते हैं और इनको बस अपनी ही पड़ी हुई है, इनको इंसानों या कर्स इन सब से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी वो महितो की बात मान लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की दुनिया का निर्माण महितो करना चाहता है उसमें ये शांति से रह पाएंगे। इसके बाद एजो और काजीजो को ब्रिज के पास सकुना के फिंगर्स को लेने के लिए भेजा गया था और वहीं पे उनका सामना यूजी और नोबारा से हो जाता है। और ये दोनों किसी तरह नोबारा और यूजी के अंदर पॉइजन डाल देते हैं और इस पॉइजन के इफेक्ट से उनका शरीर सड़ने लगेगा। लेकिन नोबारा अपनी रेजोनेंस टेक्निक से उनको भी सेम पेन फील करवाती है। और वहीं हमारे मेन कैरेक्टर यूजी पे तो किसी पॉइजन का असर ही नहीं होता, क्योंकि वो श्रापों पे राज करने वाले सकुना का वैसल है। काजीजू अपने भाई को मरता देख नोबारा के अंदर से पॉइजन को हटा देता है और इसके बाद जीत यूजी और नोबारा की होती है। ये दोनों मिलकर इन दोनों भाइयों को मार देते हैं और जब इन्हें मारने के बाद इनकी बॉडी गायब नहीं होती तो इनको पता चलता है कि असल में तो ये कोई कर्स थे ही नहीं, ये तो इंसानों की बॉडी थी और ये जिंदा थे। इस बात से यूजी बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 जिंदा इंसानों को मार दिया। यूजी को लोगों की जिंदगी की अहमियत के बारे में पता है और उसने ये भी फैसला लिया था कि वो किसी की जान नहीं लेगा। और इधर बैठा था इनका तीसरा बड़ा भाई चोजो और ये सेंस कर रहता है कि इसके दोनों भाइयों की मौत हो चुकी है। और गेतो को भी अपने किसी आदमी से पता चल जाता है कि अब उन दोनों की मौत हो चुकी है और उन्हें नोबारा और यूजी ने मारा है। और अब यूजी और नोबारा दोबारा
नोबारा मेगुमी के पास आते हैं। मेगुमी यूजी को सकुना की फिंगर देता है, लेकिन सिर्फ उसको संभाल के रखने के लिए, खाने के लिए नहीं। लेकिन यूजी तो हाथ से ही उस उंगली को निगल जाता है। और आज इन तीनों ने ही एक एक स्पेशल ग्रेड कर्स को मारा था, और ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी बात है। कुछ दिनों तक लोगों में यही बातें फैली होती है। इस बात से गोजो काफी ज्यादा खुश था। आखिरकार वो इनका सेंसे जो था। और इसके बाद टोडो यूजी, नोबारा और मेगुमी के लिए रेकमेंडेशन यानी उनके लिए एक सिफारिश भी करता है कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड में डाला जाए। और गोजो अपनी एक पुरानी फ्रेंड मिमी उसको रिश्वत देता है, जिससे वो भी माकी और पांडा की सिफारिश करती है कि उन्हें भी फर्स्ट ग्रेड सॉर्सरर बना दिया जाए। और अब सीन में सेकंड ईयर के स्टूडेंट और भी कड़ी ट्रेनिंग करने लगते हैं। और अब देखा जाए तो वो जो 4 लोग मरे थे उसका रीजन यूजी था। अगर वो सकुना की उंगलियां नहीं खाता तो ब्रिज वाला कर्स भी एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन मेगुमी और नोबारा ये बात डिसाइड करते हैं कि वो आपस में ये बात यूजी को नहीं बताएंगे, वरना वो इस सब का जिम्मेदार खुद को ही मानेगा। लेकिन सकुना की वजह से यूजी को ये बात पहले से ही पता थी, लेकिन वो ये बात मेगुमी से छुपा के रखना चाहता था, वरना उसे फिर से पछतावा होगा यूजी की जान बचाने के लिए। और एपिसोड के आखिर में हम देखते हैं कि ये तीनों शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। तभी इनको गोजो का कॉल आता है और ये इन तीनों को टॉप सीक्रेट मिशन में जाने के लिए बोलता है। और ये तीनों इसके लिए तैयार थे। और इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन का सीजन 1 खत्म होता है और इसके बाद शुरू होता है जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2। और इसके एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन मैंने चैनल पे अपलोड कर रखी है और ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स और आई बटन में भी मिल जाएगा और अभी एंड स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा। तो आज का ये एनिमे एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता के जाना। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसे ही और एनिमे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और एनिमे अकेले देखने में क्या मजा, तो इसको अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।